Hello students, I am Mukesh Kumar, बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझा था। इसी क्रम में इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट को और आगे समझते हैं। 1972 तक की जो स्टोरी थी वो हमने समझी थी इसमें। इसके आगे हम देखते हैं कि 1973 स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए। स्टूडेंट्स, 1973 में स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर, दो साइंटिस्ट, इन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। अब इसमें जो समझने वाली बात है कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है। स्टूडेंट्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब हम दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को जोड़ते हैं, इंसर्ट करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए को जब हम इंसर्ट करते हैं तो उससे जो डीएनए हमें प्राप्त होता है उस डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा प्राप्त करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए कुछ टूल और टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट होती है जिन्हें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में कवर करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि 1983 पॉलीमरेज चेन रिएक्शन (PCR) वाज डिस्कवर्ड बाय कैरी बी मुलिस। कैरी बी मुलिस ने 1983 में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट में PCR के नाम से जानते हैं, इसको डिस्कवर किया। PCR को अगर हम सिंपल से शब्दों में समझें तो ये वह टेक्निक है जिसमें हम कुछ ही समय में डीएनए की करोड़ों कॉपियां तैयार कर सकते हैं। यानी एक तरह से डीएनए प्रोलिफिकेशन में इस टेक्निक का यूज़ होता है। पीसीआर टेक्निक का यूज़ हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं और बायोटेक्नोलॉजी के दूसरे फील्ड में भी पीसीआर टेक्निक का यूज़ किया जाता है। पीसीआर टेक्निक्स का यूज़ हम डीएनए को रेप्लिकेट करने में करते हैं। इस टेक्निक के बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो टर्म्स आज हम इसमें समझ रहे हैं, जैसे हमने बात की रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, पीसीआर की, इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल से स्टडी करेंगे, क्योंकि ये जो बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो डिटेल जो स्टडी है आगे हम इनकी करेंगे। इससे आगे बढ़ते हैं अपन 1985 टू 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसको हम शॉर्ट में HGP के नाम से जानते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसमें स्टूडेंट्स, जीनोम वर्ड का क्या मतलब है? जीनोम वर्ड का मतलब है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम के दो सेट होते हैं, यानी हर एक क्रोमोसोम की दो कॉपियां प्रेजेंट होती है। इस तरह से ये जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इनको डिप्लॉइड क्रोमोसोम कहते हैं अपन। जब इसमें क्रोमोसोम का एक ही सेट मौजूद होता है तो उसको हम हैप्लॉइड सेल कहेंगे। इसी प्रकार यदि किसी सेल के अंदर क्रोमोसोम के दो सेट मौजूद होते हैं तो उसे हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं। एक्चुअल में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रियल क्रोमोसोम होता है जिन पर जीन उपस्थित होते हैं।
इन जीन्स का नंबर कितना है ह्यूमंस के अंदर, इनकी सीक्वेंस क्या है जीन्स की, इसको जानने के लिए 1985 टू 1990 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इससे हम HGP के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, 1997 में डेवलपमेंट ऑफ क्लोन शिप डॉली बाय इयान विल्मुट, एक क्लोन तैयार किया गया। उस क्लोन का नाम था डॉली, जो कि एक शिप थी। इससे पहले भी एक क्लोन किया गया था जो कि एक फ्रॉग का क्लोन था, जो कि इतना चर्चा में नहीं रहा। डॉली जो क्लोन था वो काफ़ी चर्चा में रहा। ये एक बायोटेक्नोलॉजी की देन है। इससे आगे हम बात करें ईयर 2000 की, तो इसमें क्लोनिंग ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो बाय एडवांस सेल टेक्नोलॉजी, इसमें ह्यूमन एम्ब्रियो की क्लोनिंग की गई। 2001 में फर्स्ट जीनोमिक मैप ऑफ राइस कंप्लीट, यानी राइस का जो जीनोमिक मैप है वो तैयार किया गया सबसे पहले। 2003 ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस कंप्लीटेड, यानी जो HGP था ये कंप्लीट हुआ 2003 में, और इसमें ह्यूमंस के जो जीनोम की सीक्वेंस थी इसको स्टडी किया गया। 2015 में फर्स्ट टाइम जीनोम थेरेपी वाज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया डिजीज़। ल्यूकेमिया डिजीज़ में जीन थेरेपी को यूज किया गया। जीन थेरेपी किसी डिफेक्टेड जीन को बदलकर उसकी जगह किसी हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस करना जीन थेरेपी कहलाता है। क्लिनिकल ट्रायल ऑफ वैक्सीन ऑफ जीका वायरस वाज अप्रूव्ड बाय FDA। तो स्टूडेंट्स, ये था कि हमने कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज़ देखी इसमें। ये इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज़ हमें बायोटेक्नोलॉजी की एक तरह से हिस्ट्री को बताती है। स्टूडेंट्स, हमारे मन में एक सवाल आता है कि हम ये जो डिस्कवरीज़ हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं। हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल को किसने डिस्कवर किया। हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम को किसने डिस्कवर किया, फर्मेंटेशन क्या है, फिर सेल के अंदर जो DNA है उस DNA का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया। हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? ये सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इन्हीं टूल और टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने इसके डेफिनेशन में समझा था कि हम बायोटेक्नोलॉजी में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, जैसे किसी बैक्टीरिया को, यूनिसेलुलर एनिमल्स को, प्लांट्स को हम यूज़ करके और ह्यूमन वेलफेयर के लिए इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हम प्राप्त करते हैं। स्टूडेंट्स, साइंस की जैसा कि हमें पता है दो इम्पोर्टेंट ब्रांच जिसमें हम एक बात करते हैं प्योर साइंस जिसमें हम साइंस के फंडामेंटल्स को सीखते हैं, और दूसरा जो पार्ट है इसका वो है अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस में साइंस के जो फंडामेंटल्स हैं, इनका यूज हम ह्यूमन वेलफेयर में करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बायोटेक्नोलॉजी एक अप्लाइड साइंस है। इसमें हम बायोलॉजी के जितने भी हमारा जो नॉलेज है, जो फंडामेंटल्स हैं, इन सभी
फंडामेंटल्स का हम यूज कर ह्यूमन वेलफेयर के लिए इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट को बनाते हैं। इसीलिए हम ये इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज़ इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ताकि हम जो टेक्निक्स इसमें यूज़ की जाती है इनको बेहतर तरीके से हम समझ सकें। स्टूडेंट्स, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं स्टूडेंट्स? इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक, इन सभी टेक्निक्स को हम केवल इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं सबसे पहले। इसके बाद में हम इनकी अलग से डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि प्लांट टिश्यू कल्चर का एक पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसमें अब अपन केवल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है। प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम तैयार करते हैं। इस आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में हम किसी एक्सप्लांट या किसी सेल को रखते हैं और इसे ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ के लिए। इसे ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करने पर ये जो सेल है ये डिवाइड होती है और डिवाइड होकर ये बंच ऑफ सेल बनता है। इस बंच ऑफ सेल को हम नाम देते हैं कैलस। दिस इज कॉल्ड कैलस। अनडिफरेंशिएटेड सेल मास ऑफ कॉल्ड कैलस। ये जो कैलस है इससे हम कोई प्लांट बना सकते हैं या इसे किसी एम्ब्रियो में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोपेगेशन, जो कि हम समझेंगे क्या है माइक्रो प्रोपेगेशन। तो माइक्रो प्रोपेगेशन में भी इस कैलस का यूज़ कर सकते हैं हम। इसी तरह एनिमल टिश्यू कल्चर टेक्निक, इसमें हम किसी एनिमल सेल को लेते हैं, प्लांट सेल की जगह किसी एनिमल सेल को ले लेंगे। वही आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पर हम इस सेल को रखते हैं। ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड की जाती है इसको, जिससे सेल डिवाइड होती है। यहाँ भी कैलस बनता है। इस कैलस का हम यूज करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें हम किसी डिजायरेबल जीन को किसी प्लांट में ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं एनिमल जेनेटिक इंजीनियरिंग की। इसमें किसी डिजायरेबल जीन को किसी एनिमल सेल के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसमें बनाया जाता है, इसकी डिटेल स्टडी हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का जो प्रोडक्शन है, हाइब्रिडोमा एक टेक्निक है, उसके द्वारा इन एंटीबॉडीज़ को बनाया जाता है। ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, इन एंटीबॉडीज़ का यूज़ हम इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, डिजीज़ से लड़ने के लिए इन एंटीबॉडीज़ का हम यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पर इन एंटीबॉडीज़ को बनाया जाता है और इन एंटीबॉडीज़ का यूज़ हम डिफरेंट डिजीज़ में करते हैं। जैसा कि कोविड-19 के केस में भी आपने सुना होगा कि जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं, जिनकी बॉडी में ठीक होने के बाद में इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी जो बनी है, उन एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया जा रहा है दूसरे जो पेशेंट हैं उनको ठीक करने के लिए।
तो इसी प्रकार की जो एंटीबॉडीज़ हैं डिफरेंट डिजीज़ के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके इनका प्रोडक्शन किया जाता है एंटीबॉडीज़ का, और ह्यूमन हेल्थ केयर सिस्टम में इन एंटीबॉडीज़ को एज ए मेडिसिन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें हम एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ किसी फॉरेन डीएनए को जोड़ते हैं। इससे बनने वाला जो डीएनए है उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और शॉर्ट में आरडीएनए कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इन एनिमल्स। बायोटेक्नोलॉजी की एक टेक्निक है जिसमें हम एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं एनिमल्स में। डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी, ये कुछ नैनो, जैसा कि आप समझते हैं कि डीएनए एक नैनो पार्टिकल है और इसका यूज़ हम नैनो टेक्निक्स में करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मेजर टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। कुछ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की मेजर टेक्निक्स हैं जिनमें बायोसेंसर है, बायोचिप्स और बायोफिल्म्स। तो ये जो बायोसेंसर और बायोफिल्म्स हैं, बायोसेंसर का यूज़ करते हैं हम सेंस करने के लिए, जैसे ग्लूकोज में ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को सेंस करने के लिए बायोसेंसर्स का यूज़ किया जाता है। इसी तरह एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट को सेंस करने के लिए बायोसेंसर्स का यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार जो बायोचिप्स हैं, इन बायोचिप्स, जैसे हम बात करें डीएनए चिप्स जो कि एक बायोचिप्स है, इनका यूज़ इंफॉर्मेशन के स्टोरेज में किया जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी इनकी ज़्यादा होती है। इसी तरह बायोफिल्म्स कुछ सेल्स की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कुछ स्लाइड्स के ऊपर बायोफिल्म तैयार की जाती है। इन सभी टेक्निक्स के बारे में हम और डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल हम बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्टरी पार्ट में हैं।